हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी विद्या चैनल। इजी विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे मौलिक अधिकार। संविधान द्वारा हमें क्या क्या मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। भारत के संविधान के भाग 3 में आर्टिकल नंबर 12 से 35 में निहित मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता की सुरक्षा प्रदान करते हैं। जो मौलिक अधिकार बने हैं वो भारत के नागरिकों को स्वतंत्रता एवं समानता की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन अधिकारों को मूल अधिकार के रूप में विकसित किया गया है। ये नागरिकों के संपूर्ण विकास जैसे भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिकता के लिए आवश्यक हैं। ये नागरिकों के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक हैं। यदि संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय संविधान के अनुच्छेद क्रमशः 32 एवं 226 के तहत रिट जारी कर सकती है एवं राज्य को मौलिक अधिकारों को लागू करने का निर्देश दे सकती है। यदि कोई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, चाहे वो सरकार हो या साधारण जनमानस, तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 एवं 226 के तहत रिट जारी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल नंबर 32 और उच्च न्यायालय 226 के तहत रिट जारी कर सकती है एवं राज्य को मौलिक अधिकारों को लागू करने का निर्देश दे सकती है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों की जो थीम है वो अमेरिका से ली गई है। अमेरिका में मजदूरों के लिए मौलिक अधिकार बनाए गए थे। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? मौलिक अधिकारों को, जो कि भाग 3 में वर्णित है। मैग्ना कार्टा अधिकारों का वो प्रपत्र है जिसे इंग्लैंड के किंग जॉन द्वारा 1215 में सामंतों के दबाव में जारी किया गया था। ये नागरिकों के मौलिक अधिकारों से संबंधित पहला लिखित प्रपत्र था। इसे स्वतंत्रता का महान चार्टर कहा जाता है। स्वतंत्रता का महान चार्टर किसे कहा जाता है? मैग्ना कार्टा को। और भारत का मैग्ना कार्टा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार भारतीय संविधान सभा के पास है। किन किन परिस्थितियों में संशोधन किया जा सकता है? देश की सुरक्षा हेतु आपातकाल परिस्थितियों में कुछ समय के लिए मौलिक अधिकार छीन लिए जाएंगे। कुछ समय के लिए मूल अधिकार राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित कर दिए जा सकते हैं। मूल अधिकार समाज के हित में बाधक बनते हैं तो उन्हें संसद द्वारा प्रतिबंधित किया जा सकता है या हमेशा के लिए हटाए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षक है। एक मौलिक अधिकार संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। आर्टिकल नंबर 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया गया है और कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अनुच्छेद 12 में मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। आर्टिकल नंबर 12 सरकार से रिलेटेड है। समाज और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए सरकार के बनाए नियमों का उल्लंघन करने पर वो मौलिक अधिकारों पर रोक लगा सकती है, लेकिन कोई भी सरकार, संसद या राज्य सरकार मौलिक अधिकारों के मूल को समाप्त नहीं कर सकती। अनुच्छेद 13 में यदि मूल अधिकार को क्षति पहुंचती है तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। मूल अधिकार को कानून से जोड़ा गया है, उसका संरक्षण सर्वोच्च न्यायालय के पास है। हमें जो भी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं उनका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। हमें ये ध्यान रखना है कि मौलिक अधिकारों का प्रयोग करते समय किसी को क्षति तो नहीं पहुंच रही। अगर हमारे कार्यों से किसी को क्षति पहुंचती है तो मौलिक अधिकारों का हनन माना जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में किया गया है। समानता का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 में है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल नंबर 23 से 24 में है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल नंबर 25 से 28 में वर्णित है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 से 30 आर्टिकल नंबर में है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल नंबर 32 में है।
तो ये 6 मौलिक अधिकार हैं। एक 7वां संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल नंबर 31 में था, उसे हटा दिया गया है। तो अब पढ़ेंगे कौन कौन से अधिकार किन किन आर्टिकल नंबर में दिए गए हैं। पहला है समानता का अधिकार, राइट्स टू इक्वलिटी, जो कि 14 से 18 आर्टिकल नंबर में है। तो अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार प्राप्त है, अर्थात कानून के सामने सब एक समान है। कानून में सबको एक समान न्याय मिलेगा, कोई गरीब अमीर का भेदभाव नहीं किया जाएगा, शिक्षित या कम शिक्षित हो उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, कोई गांव का शहर का है उस आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। कानून के सामने सब एक समान होंगे। कानूनी व्यवस्था सबके लिए एक समान होगी। ये अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन में सबको एक बराबर समझा जाता है कानून में। दूसरा है कानून का समान संरक्षण। अपराध की सभी को सजा एक जैसी मिलेगी, लेकिन कभी कभी समाज के हित के और महिलाओं और बच्चों के लिए छूट दे दी जाती है। आर्टिकल नंबर 15 में इसमें जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कोई छोटी जात का है तो उसे सार्वजनिक स्थान पर नहीं बोला जाएगा कुछ, या धर्म किसी का दूसरा है, इस्लामिक धर्म है या ईसाई धर्म वाले हैं तो उनको सार्वजनिक स्थान पे कुछ नहीं बोल सकते हैं। लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कि कौन कहाँ पैदा हुआ, गांव में, शहर में या मेट्रोपॉलिटन शहर का है, या वो किसी भी छोटे कस्बे वाले को बेइज्जत कर रहा है, तो सार्वजनिक स्थान पर ये इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन की समानता है। सरकारी नौकरी सबको समान रूप से प्राप्त होगी। पिछड़ी या जनजाति के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा है। सबके लिए एक जैसे एग्जाम की व्यवस्था होगी जिसे क्वालिफाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पिछड़ी या जनजाति के लिए कुछ समय आरक्षण इसलिए दिया गया कि जो पिछड़ी जाति के लोग होते थे तो वो गरीब होते थे, गरीबी को लेकर वो पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्हें आरक्षण दिया गया था, जिसका कि अभी तक लोग फायदा उठाते जा रहे हैं। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, इसमें छुआछूत का अंत किया गया है। जैसे प्रेमचंद्र के नावल में था ठाकुर का कुआं, उसमें छोटी जाति का है तो उसे पानी भरने का अधिकार नहीं है क्योंकि पानी छू जाएगा, तो उसका इस आर्टिकल 17 में अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। पहले के समय में राव बहादुर या राय बहादुर ऐसी उपाधियां दी जाती थी जमींदारों को, तो देश की सेवा से संबंधित उपाधियां प्राप्त की जा सकती हैं, बाकी सभी उपाधियां बंद कर दी गई। विदेशी उपाधि राष्ट्रपति की बिना अनुमति के नहीं रख सकते हैं। अगर विदेशों में कोई उपाधि मिल रही है तो राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 19 से 22 आर्टिकल नंबर में है, राइट्स टू फ्रीडम। अनुच्छेद आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। किसी सरकार के नेता या अधिकारी की नीतियां अगर प्रजा को पसंद नहीं आती हैं तो उसका पुतला जलाने का भी अधिकार है, झंडा लहराने का अधिकार है। अगर समाज के हित के विरुद्ध में कोई सरकार काम करती है तो लोग आंदोलन कर सकते हैं, झंडा लहरा सकते हैं। आरटीआई का अधिकार है, सरकार से पूछ सकते हैं, कोई भी सूचना प्राप्त कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का अधिकार है, शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है। संगठन या संस्था बनाने की स्वतंत्रता है, कई संघ बना सकते हैं, संस्था बना सकते हैं। भारत के किसी भी राज्य में आवागमन की स्वतंत्रता है, कोई व्यक्ति कहीं भी जन्मा हो वो किसी भी राज्य में आ जा सकता है। भारत के किसी भी स्थान में निवास करने की स्वतंत्रता है, वो कहीं भी पहले निवास करता हो, अगर वो अपना निवास स्थान बदलना चाहता है तो भारत के किसी भी स्थान में वो रह सकता है। व्यवसाय की चुनाव की स्वतंत्रता है, कोई भी प्रोफेशन व्यक्ति अपना सकता है, अपने अनुसार कोई भी नौकरी या व्यापार चुन सकता है। एक अपराध की एक ही सजा, आर्टिकल नंबर 20 में एक अपराध की एक ही सजा देने का प्रावधान है। एक अपराध किया है तो एक सजा दी जाएगी, ना कि 2। सजा इस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी जिस समय गुनाह किया गया हो, ना कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। अगर किसी व्यक्ति ने 2010 में अपराध किया हो तो उस समय जो कानून के नियम होंगे उसी के आधार पर उसे सजा दी जाएगी। 2020 में कानून में संशोधन हो तो सन 2020 के आधार पर नहीं, सजा उसे 2010 के कानून के हिसाब से ही मिलेगी।
किसी भी व्यक्ति को अपने विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। राइट्स टू फ्रीडम के आर्टिकल नंबर 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। जीवन जीने का अधिकार दिया गया है। हमें अपने जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। आत्महत्या अगर कोई करता है तो उसे कानून सजा दे सकती है या कानून उसे सख्त से सख्त सजा देती है। आर्टिकल नंबर 21 में ही निजता का अधिकार दिया गया है। निजी जीवन या पर्सनल लाइफ में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप जैसे चाहें रह सकते हैं। मुफ्त में न्याय मिलने का अधिकार है। स्वस्थ रहने का अधिकार है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र खोले गए हैं, वहाँ मुफ्त में इलाज करा सकते हैं। फ्री ऑफ कास्ट स्वास्थ्य चेकअप करा सकते हैं। 14 वर्ष के बच्चे को मुफ्त शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया है। सरकारी स्कूल खोले गए हैं, प्राइमरी स्कूल हर गांव-गांव में खोले गए हैं, जहां पर 14 वर्ष के बच्चे मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। राइट्स टू फ्रीडम के आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त है। संविधान के आर्टिकल 22 में बिना अपराध बताए गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अपराध बताकर ही गिरफ्तार किया जाएगा, अर्थात वारंट लेकर आएंगे तभी गिरफ्तार कर सकते हैं। और यदि बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा तो निश्चित समय में 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। गिरफ्तार व्यक्ति को एक निश्चित समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना पड़ेगा। गिरफ्तार व्यक्ति को अपना वकील रखने का भी अधिकार है। गिरफ्तार व्यक्ति अपनी बात की क्लियरिफिकेशन देने के लिए वकील रख सकता है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि आर्टिकल 23 से 24 में है। राइट्स टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट्स टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के आर्टिकल 23 में जबरदस्ती श्रम तथा बिना वेतन के काम लेने पर रोक लगाया गया है। आप किसी से बेगार नहीं करा सकते, क्योंकि पहले के समय में बंधुआ मजदूरी कराई जाती थी, बेगार कराया जाता था और उन्हें श्रम का भुगतान नहीं किया जाता था। राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर देश की सेवा कराई जा सकती है। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आ गई या देश के हित के लिए कोई कार्य है, तब बिना वेतन के कार्य कराया जा सकता है। आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र की बच्चों से काम नहीं लिया जा सकता। जो बच्चे 14 वर्ष से कम उम्र के होते हैं उनसे काम नहीं कराया जा सकता। अन्य किसी जोखिम भरे काम के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता। जो 14 वर्ष से कम उम्र के हैं उनसे बहुत मेहनत के या टफ बहुत कठिन काम नहीं कराया जाएगा जिसमें जो कोई जोखिम हो। बाल श्रम करवाना अपराध की श्रेणी में आता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो आर्टिकल नंबर 25 से 28 में है। राइट्स टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अंतःकरण की और धर्म को आबाद रूप से मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अपना धर्म बदल भी सकते हैं। किसी भी धर्म का चुनाव करने की स्वतंत्रता है। यदि किसी व्यक्ति ने हिंदू धर्म में जन्म लिया है और वो ईसाई धर्म अपनाना चाहता है तो वो उस धर्म को फॉलो कर सकता है, ईसाई धर्म को अपना सकता है। अनुच्छेद 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक सम्मेलन, हवन यज्ञ या नमाज का अधिकार है। आप कहीं भी धार्मिक सम्मेलन करते रहते हैं, होते रहते हैं, हवन यज्ञ कर सकते हैं, अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। आर्टिकल 27 में धार्मिक कार्य के लिए एकत्रित धन में कर नहीं लगाया जा सकता। जो भी धार्मिक कार्य के लिए धन इकट्ठा किया जाता है उसमें सरकार टैक्स नहीं लगा सकती। आर्टिकल 28 में सरकारी धन से चल रहे शिक्षा संस्थानों में धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती। जो भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनमें धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। किसी भी धर्म को फॉलो करने के लिए नहीं कहा जाता। विद्यार्थियों को किसी धर्म से संबंधित उपदेश सुनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया है। इसमें अल्पसंख्यकों को संरक्षित करने का अधिकार है। किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या संस्कृति के आधार पर किसी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते हैं। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को शिक्षा का संरक्षण प्राप्त है। यदि अल्पसंख्यक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं तो वो सरकारी सहायता से शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। सरकार अनुदान देने में किसी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा है। पहले संपत्ति का अधिकार भी मौलिक अधिकार था। संविधान के 44वें संशोधन में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया है।
संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट्स टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। आर्टिकल नंबर 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। इसे संविधान की आत्मा कहा गया है। भीमराव अंबेडकर ने कहा है, आर्टिकल नंबर 32 इज अ सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की याचिका दायर कर सकती है। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सबसे बड़ी रीत है। ये बंदी बनाने वाले अधिकारी को आदेश देती है कि उसे निश्चित समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो या तो वारंट हो उसके खिलाफ, बिना अपराध साबित हुए उसे गिरफ्तार किया गया है तो उसे बहुत कम समय के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करने का प्रावधान है। दूसरा है परमादेश। जब कोई सरकारी कर्मचारी या पदाधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह उचित ढंग से नहीं करता तो उसे अपने कर्तव्य पालन के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका दायर की जाती है। जो अधिकारी या कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह ठीक ढंग से नहीं कर रहा है, उस अधिकारी या कर्मचारी को आदेश दिया जाता है कि वो अपने कर्तव्यों का पालन करे। अगला है निषेध। जब निम्न न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन कर फैसला सुनाती है जो कि उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है तो वरिष्ठ न्यायालय उस पर ये रिट दायर करती है। उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय को ये निर्देश दिया जाता है कि लंबित मुकदमों के न्याय निर्णय के लिए वरिष्ठ न्यायालय को भेजें। जो मुकदमे बहुत समय से लंबित हैं उन पर निम्न न्यायालय फैसला नहीं दे पा रही है तो उन्हें वरिष्ठ न्यायालय में भेजने का आदेश सुप्रीम कोर्ट देती है। अधिकार प्रक्षा। जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे जो अधिकार उसे प्राप्त नहीं है तब उसे रोकने के लिए अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जाती है। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी ऐसे कार्य करने लगता है जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं तो उसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जाती है। अनुच्छेद 33 में देश की सुरक्षा के लिए संसद मीडिया तथा गुप्तचर के मूल अधिकार को सीमित कर सकती है। अनुच्छेद 34 में भारत में कहीं भी सेना का कानून लागू हो सकता है, उसके न्यायालय को कोर्ट मार्शल कहते हैं। अनुच्छेद 35 में मूल अधिकार के लागू होने की विधि की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 34 में किसी भी क्षेत्र में सेना का कानून लागू होने पर मौलिक अधिकारों द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध से संबंधित है। इसमें मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और अनुच्छेद 35 में मौलिक अधिकारों के कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होगा। संसद मौलिक अधिकारों पर कानून बना सकती है।